Friends, welcome to Study Mode On. Study Mode On, so tension gone. My name is Sakshi. I am a qualified chartered accountant and I am going to teach you one of the most important subject of class 11 commerce, that is business studies. तो हमने ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बोला था हम हर वीडियो में एक एक फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाया था, बट एक्चुअली ये टॉपिक बहुत बड़ा था तो हमने लास्ट वीडियो में कम्प्लीटली कवर नहीं किया था। हमने इसका मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़े थे। तो आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप पहले पढ़ कर आए। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट क्या है, कनेक्टेड है। तो आपने वो अच्छे से समझा होगा ना, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा था कि इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी हमारे बिज़नेस की, एंड किसका कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा, किसका कितना रिस्क रहेगा बेसिकली, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट नहीं हो। तो इस तरह के एग्रीमेंट में एंटर करते हैं। तो हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए थे, मेरिट्स पढ़ लिए थे, डीमेरिट्स पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स भी कई टाइप के होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब पार्टनरशिप में आए तो वो सब पार्टनर हो गए, बट पार्टनर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे पहला टाइप होता है एक्टिव पार्टनर। इसके कैरेक्टरिस्टिक एकदम बेसिक है। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट लॉस में शेयर लेता है, उसके अलावा एक्टिवली बिजनेस को मैनेज करता है। इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। जैसे मान लो ए और बी दो जन मिलके बिजनेस कर रहे हैं। अब दोनों मिलके अच्छे से मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, दोनों का रिस्क रिवॉर्ड शेयर है, तो दोनों यहाँ पे एक्टिव पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लगेगा इसमें क्या नया था, जो फीचर्स में था वही। हाँ, तो एक्टिव में वही है जो हमने फीचर में पढ़ा ना, वही। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, ये एकदम बेसिक वाला है। सेकंड आता है स्लीपिंग पार्टनर। इसको डॉर्मेंट पार्टनर भी कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, ए और बी दोनों बिजनेस रन कर रहे हैं, बट पूरा बिजनेस ना ए ही मैनेज कर रहा है। बी ने पैसा लगाया है, बी रिस्क भी ले रहा है, प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर भी रहेगा, लायबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड रहेगी। लेकिन जो बी है ना, वो बिजनेस में काम नहीं कर रहा है, वो एक्टिवली एंगेज नहीं है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, सिर्फ ए ही मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे जो बी है ना, वो स्लीपिंग पार्टनर हो जाएगा। बिकॉज एक तरह से बस उसने पैसा लगाया, अब वो भूल गया, उसको नहीं पता बिजनेस में क्या हो रहा है। हाँ, एंड में आप प्रॉफिट या लॉस के लिए बताओगे तो वो लेने के लिए आ जाएगा। कोई रिस्क होगा तो भी वो उठाएगा, लायबिलिटी होगी तो भी वो देखेगा, लेकिन बस वो काम नहीं करेगा। इसीलिए उसे स्लीपिंग पार्टनर कहा गया है। ठीक है। थर्ड आता है सीक्रेट पार्टनर। अब सीक्रेट, आपको पता है सीक्रेट सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं, तो यहाँ पे सीक्रेट पार्टनर होता है। सीक्रेट पार्टनर क्या है ना, उसका एसोसिएशन पब्लिक को नहीं पता। मतलब मान लो जैसे मैंने ए और बी बताया, बट एक्चुअली उस फर्म में ना ए, बी और सी तीन जन काम कर रहे हैं, तीनों पार्टनर्स हैं, बट सी भी उसका पार्टनर है। ये उन्होंने पब्लिक को शो नहीं किया हुआ। अब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि शायद सी पब्लिसिटी नहीं चाहता है, शायद चाहे कोई भी रीज़न हो। अब वो हर एक के अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं कि वो क्यों सीक्रेट पार्टनर बनना चाहता है। बट सीक्रेट पार्टनर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका एसोसिएशन जनरल पब्लिक को नहीं पता कि वो भी वहाँ पे पार्टनर है। ठीक है। अब बाकी सारे फीचर्स तो इसके सेम ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल ये कंट्रीब्यूट करता है, बिजनेस को मैनेज भी ये करता है, प्रॉफिट लॉस में शेयर भी लेता है, लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये हो गया सीक्रेट पार्टनर। देन आता है नॉमिनल पार्टनर। अब जैसे सीक्रेट था, सीक्रेट क्या था, अपना नाम छुपा रहा था कि मैं यहाँ का पार्टनर हूँ, ये मुझे किसी को बताना नहीं है। नॉमिनल क्या है ना, वो खाली अपना नाम ही दे रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नाम का पार्टनर है। मतलब मान लो कोई बहुत फेमस है, हम सिर्फ अपने बिजनेस की गुडविल के लिए चाहते हैं कि वो ऐसा शो हो जाए कि वो जो है ना हमारे बिज़नेस में पार्टनर है, ताकि ज़्यादा लोग हमारे बिज़नेस से जुड़ना चाहें। तो हमने एक फेमस पर्सनैलिटी का खाली ऐसा सिर्फ शो किया है कि वो जो है ना हमारे बिज़नेस का पार्टनर है। ना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ना वो एक्टिवली बिजनेस हैंडल कर रहा है, ना उसकी कोई वो प्रॉफिट लॉस में शेयर है। तो ऐसे पार्टनर को ना हम नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल। एस्ट्रॉपल वाला पार्टनर जो है ना, और एक आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये दोनों आपको सिमिलर लगेंगे, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल, ये खुद इनिशिएटिव लेता है, कंडक्ट करता है, ऐसा शो करता है कि वो पार्टनर है। तो ये जो है ना फर्म के डेट्स के लिए भी लायबल रहेगा।
ठीक है। तो ये हो गया पार्टनर बाय एस्टॉपल। इसमें ये 2 पॉइंट्स हैं कि वो खुद इनिशिएटिव लेता है, खुद ऐसा कुछ कंडक्ट करता है जिससे ऐसा इंप्रेशन लगे कि ही और शी इज़ अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस। तो फर्म के जो डेट्स होते हैं ना, उसके लिए वो भी पूरी तरह से लायबल है। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, ये हमारी फर्म का पार्टनर है। जैसे मान लो हम एक बिज़नेस मीटिंग में गए, ए और बी, मान लो ए, बी और सी 3 जन बिज़नेस मीटिंग में जाते हैं। अब पार्टनर उस फर्म में सिर्फ ए और बी है, सी जो है ना वो पार्टनर नहीं है। बट सी जब बिज़नेस मीटिंग में गया ना, वो इतना एक्टिवली समझा रहा है कि हाँ, इस बिज़नेस में ऐसा है, ऐसे रिस्क है, सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवली, जिससे सामने वाले को यही लग रहा है कि वो भी इनका पार्टनर है। जितने अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहा है, सब कुछ बता रहा है, तो वो भी लायबल तो हो जाएगा। हाउएवर, अगर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ऐसा नहीं चाहता कि वो लायबल हो, तो उसको क्या करना होगा ना, उसे एक डिनायल इशू करना पड़ेगा और क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वो पार्टनर नहीं है। वो बस वैसे ही आपको बता रहा था, बट अदरवाइज़ वो पार्टनर नहीं है वहाँ पे। अगर वो नहीं बताता ऐसा, तो वो भी पूरी लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जैसे कि बाकी पार्टनर्स होते हैं। तो इसमें हमने टाइप्स क्या क्या पढ़े? एक्टिव, स्लीपिंग जिसे डॉर्मेंट भी कहते हैं, सीक्रेट, नॉमिनल, एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट। ओके, देन आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। अभी पढ़े थे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। इसकी ब्रॉड 2 कैटेगरीज हैं, ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी। पहले ड्यूरेशन वाला बताते हैं। अब ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड। इसके अंदर 2 आती है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब एट विल का मतलब क्या होता है? हमारी मर्ज़ी। ये एग्जिस्ट करती है पार्टनर्स की मर्ज़ी पे कि ये कितना लंबा चलेगी। पार्टनरशिप एट विल, चाहे तो सालों साल चले, चाहे तो महीना 2 महीना चले, मतलब ये उनकी विल पे है। विल का मतलब ही होता है मर्ज़ी। जैसे पार्टनर्स की मर्ज़ी, अगर वो कम चलाना चाहे तो वो कम पे बंद कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाना चाहे तो ज़्यादा। मतलब इसमें ना ये टर्मिनेट हो जाती है जैसे ही पार्टनर नोटिस देता है कि बस आई वांट टू विड्रॉ, बस अब मुझे और कंटिन्यू नहीं करना। तो ये होती है पार्टनरशिप एट विल। देन आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर यानी वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप की गई है। जैसे मान लो कोई डैम है, कोई ब्रिज है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया गया है कि इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग मिलके करेंगे। तो वो प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह की पार्टनरशिप 2 बात पे डिसॉल्व होती है। या तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए की है तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो पर्पस फुलफिल हो गया तो डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर ये पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए की गई है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एग्रीमेंट किया गया है, तो आफ्टर 6 मंथ्स ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, इसमें 2 आती है, एक तो जनरल पार्टनरशिप, एक लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल तो वही जो हमने जनरल फीचर्स पढ़े थे कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जॉइंट होती है, पार्टनर्स का राइट है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, उनके एक्ट्स भी बाइंडिंग होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है, और किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लूनेसी, मतलब मेंटल स्टेट अगर उसका प्रॉपर नहीं है या वो किसी भी तरह से इनकेपेबल हो गया है अग्रीमेंट में मतलब कंटिन्यू करने के लिए, तो ये पार्टनरशिप एंड हो सकती है। तो ये होता है जनरल पार्टनरशिप। अब दूसरी आती है लिमिटेड पार्टनरशिप। अब इसमें वर्ड आता है लिमिटेड। तो लिमिटेड का मतलब क्या होता है ना, इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन अगर सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी तो आउटसाइडर्स का क्या होगा। इसलिए इसमें सिर्फ एक पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी जितने पार्टनर्स होते हैं ना उनकी लिमिटेड होती है। अब इस तरह की पार्टनरशिप में एंटर अगर करना है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, बिकॉज इसमें सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है एक जन को छोड़ के। तो इस तरह की पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। और अगर इसमें लिमिटेड पार्टनर्स को कुछ भी होता है, जैसे मैंने बोला था टर्मिनेशन, मतलब डेथ हो जाता है, लूनेसी, इंसॉल्वेंसी, कोई भी तरह से इनकेपेबल होते हैं लिमिटेड पार्टनर, तो जो है ये पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होती, बिकॉज उनकी लायबिलिटी तो वैसे भी लिमिटेड ही थी। उसके अलावा उनके पास राइट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी नहीं होता, इतना ज़्यादा बाइंडिंग भी नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात है ना, आप जितना रिस्क लोगे, जितना आपका जो है लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, उतना ही ज़्यादा आपका उस बिज़नेस पे कंट्रोल रहेगा। तो लिमिटेड वाले लोगों का कंट्रोल भी लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड ही रहता है। अर्लियर अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो इंडिया में ये पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप अलाउड नहीं थी। बट जब न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी आई 1991 में, तो वो टाइम पे क्या हुआ ना, बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेसेस थे जिनमें पैसों की थोड़ी कमी होती थी ना, तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हेल्प तो करना चाहते थे,
बट वो नहीं करते थे सिर्फ इसलिए कि अगर उन्होंने बिज़नेस में पैसा लगाया तो उन्हें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी और फिर उनके पर्सनल एसेट्स पे बात आ जाएगी। तो क्या हुआ ना, तो इस तरह की पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें क्या है, उन्होंने जितने पैसों का प्रॉमिस किया है, उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन किया है, वो सिर्फ उसके लिए ही लायबल रहेंगे। ऐसा नहीं कि उनके पर्सनल एसेट्स पे भी बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि कौन कौन पार्टनर है, उनकी क्या रिस्क और रिवॉर्ड्स रहेंगे, बेसिकली प्रॉपर डिटेल्स रहेगी। हर एक चीज़ ना इस एग्रीमेंट में लिखी जाती है। अब लिखी जाती है यानी ये ओरल भी हो सकता है वैसे और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन एडवाइजेबल यही रहता है कि आप रिटर्न बनाओ, क्योंकि ओरल में आज कुछ बोला कल कुछ और बोला, प्रूफ ही नहीं रहेगा। और मान लो आज पार्टनरशिप में एंटर हुए, 5 साल बाद जाके कोई डिस्प्यूट होता है तो 5 साल पहले की बात किसको याद है? अगर एक चीज़ लिखी रहेगी तो वो आपके पास प्रूफ में रहेगा कि हाँ तब हमने ये डिसाइड किया था। ओके, अब इस पार्टनरशिप डीड में एस्पेक्ट्स, इसमें कौन कौन सी डिटेल्स आती है, ये आप 3-4 बार पढ़ना तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये तो बेसिक ही डिटेल्स है, मतलब ये आएंगी तभी तो पार्टनरशिप डीड का मतलब बेसिक जो रीज़न था लाने का वो फुलफिल होगा। जैसे पहला आता है नेम ऑफ़ द फर्म, फर्म का नाम आना चाहिए। नेचर ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस क्या कर रही है वो फर्म, लोकेशन क्या है वहाँ बिज़नेस की, देन ड्यूरेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए की गई है तो ड्यूरेशन बताना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, जिससे पता चले किसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी, कितना इन्वेस्टमेंट उसने किया है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उसके बाद आता है ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन, किसकी कितनी ड्यूटी है, किसकी क्या ऑब्लिगेशन है उस बिज़नेस को लेके। देन अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि कुछ फिक्स सैलरी मिलेगी या फिक्स विड्रॉल हर पार्टनर को जो अलाउड है, वो सब लिखे जाएंगे। फिर किसी अगर टर्म्स ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट, कि अगर जो है कोई नया पार्टनर आना चाहता है, कोई पुराना पार्टनर जाना चाहता है तो उसकी क्या टर्म्स रहेंगी। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ोगे ना, इसके तो बहुत सारे सम्स में ना ये वाली एडजस्टमेंट आती है कि कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट उनको देना है, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट उनसे चार्ज करना है। उसके अलावा प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म कल को जाके हम डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। देन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, और अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या मेथड है उन्हें सॉल्व करने का। तो अभी आपको लग रहा होगा ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, मतलब जो एक पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए, मतलब जो भी आपकी डीड में एप्लीकेबल है। जैसे अगर कोई फिक्स ड्यूरेशन है या अगर कोई जो है सैलरी विड्रॉल्स है, मतलब ये डिपेंड करता है आपकी पार्टनरशिप डीड, आपके पार्टनरशिप के एग्रीमेंट पे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड ऑन करना चाहते हैं। देन आता है रजिस्ट्रेशन। अब मैंने आपको बोला कि इसमें, जैसे आपको मैंने बताया था ना फीचर्स में कि ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर था, कि इसमें रजिस्ट्रेशन इतना मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप चाहो तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो, बट क्या है ना, अगर आप रजिस्टर करवाते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहता है। अब रजिस्ट्रेशन यानी क्या होता है ना, एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है, वो अपने रजिस्टर में आपकी फर्म का नेम एंटर कर देता है, तो आपके पास प्रूफ होता है कि हाँ हमारी फर्म सच में एग्जिस्ट करती है। मतलब ये कोई फेक फर्म नहीं है कि हम ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हो कि हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, ऐसा नहीं है। अगर रजिस्ट्रार ने प्रॉपरली उसको रजिस्टर में एंटर किया है तो जो है वो आपकी फर्म रजिस्टर मानी जाती है। ये होता तो ऑप्शनल है बट बेनिफिशियल रहता है। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो कुछ जो है डिसएडवांटेजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, कि पार्टनर जो है ना, अगर कल को मान लो फर्म ने या दूसरे पार्टनर्स ने मिलके उसके साथ कोई भी तरह का फ्रॉड किया, कुछ भी गलत किया, तो अगर वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टनर उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज वो सेपरेटली एग्जिस्ट ही नहीं करती लॉ की आइज़ में। और अगर मान लो पार्टनर ने फर्म के साथ कुछ ऐसा किया तो फर्म भी नहीं कर सकती, बिकॉज फर्म सेपरेटली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और अगर मान लो चलो फर्म और पार्टनर दोनों ने कुछ नहीं किया पर किसी थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया, तो भी फर्म उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती अगर वो सेपरेटली लॉ की आइज़ में एग्जिस्ट नहीं करती। तो एडवाइजेबल तो यही रहेगा कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवाओ। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहता है, आपको रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देनी होती है, इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे नेम, लोकेशन ऑफ बिज़नेस या कोई एडिशनल प्लेस जहाँ पे भी आप अपना बिज़नेस रन करते हो, पार्टनर्स का नेम्स, एड्रेस, उनकी डिटेल्स, देन आपकी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है वो,
ये सारी एप्लीकेशन आपको देनी होती है और इसको सभी पार्टनर साइन करते हैं। देन जो भी रिक्वायर्ड फ़ीस होती है वो रजिस्ट्रार को डिपॉजिट की जाती है। उसके अलावा रजिस्ट्रार अप्रूवल के बाद रजिस्टर में एंट्री करता है और फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देता है, दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन, ये देखा। अब इसका लास्ट छोटा पॉइंट है, दैट इज़ माइनर एज अ पार्टनर। अब हमें पता है कि कोई भी माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इनकम्पिटेंट होता है, लेकिन इसमें ऐसा मतलब एक ऐसा भी रूल है कि आप चाहो तो किसी माइनर को भी एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हो। लेकिन माइनर जो है ना, अब वो तो माइनर है, वो तो बच्चा है, पर कभी कभी क्या होता है, कोई माइनर है ना बहुत टैलेंटेड है, आपको लग रहा है कि अगर वो हमारे बिज़नेस में आया ना तो हमारे बिज़नेस को बहुत बेनिफिट होगा, तो आप उसे चाहो तो आप उसे एडमिट कर सकते हो, बट सिर्फ प्रॉफिट्स में, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। और उसकी लायबिलिटी भी ना सिर्फ उसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उतने तक ही लिमिटेड रहती है। वो सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्ट लेगा, लॉसेस में नहीं लेगा। और वो चाहे तो बुक्स की फर्म की जो है अकाउंट्स उन्हें इंस्पेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर माइनर है, जब वो बिज़नेस में मतलब एंटर हुआ था तब वो माइनर था, अब वो माइनर से मेजर होने वाला है, वो मेजर हो गया, तो क्या होगा ना, उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो 6 मंथ्स में उसे पब्लिक नोटिस देके बताना है कि वो फर्म में कंटिन्यू कर रहा है एज अ मेजर पार्टनर, मतलब एक बेसिक नॉर्मल पार्टनर जो होता है ऐसा वो कंटिन्यू कर रहा है। अगर वो नहीं देता 6 मंथ्स में ऐसा कोई नोटिस, तो ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा दैट ही इज़ अ नॉर्मल पार्टनर फ्रॉम नाउ, एंड उसकी लायबिलिटी भी फिर अनलिमिटेड हो जाएगी, उसके सारे रिस्क रिवॉर्ड्स भी नॉर्मल जैसे दूसरे पार्टनर्स के होते हैं ना वैसे ही हो जाएंगे। तो इसके साथ ये पूरा पार्टनरशिप का टॉपिक हमने पढ़ा। तो आज का वीडियो और जो इससे पिछला वीडियो था, इन दोनों में पूरा पार्टनरशिप का टॉपिक कवर हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अभी तक जितनी पढ़ाई है ना, इन सबको अच्छे से रिवाइज करके आना। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा ज़रूर है बट वैसे ईजी है, 1-2 बार सुनोगे ना तो आपको अच्छा ही लगेगा, मतलब इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक्स। बस अलग अलग फॉर्म्स के बारे में आपको पता चलेगा, और कल को जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इनमें से कौन सी फॉर्म में आपका बिज़नेस रन करना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में मुझे आपके सजेशंस देना। सो थैंक यू।